कोरोना ने कर रखा है परेशान, बिना सैनिटाइजेशन के तो अब गुजारा ही नहीं। लेकिन हर चीज पर तो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सब्जी, फल, अखबार, ऑफिस फाइलें, मास्क, लिफाफे, घड़ी, चश्मा जैसी हर चीज जिस पर लिक्विड सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयोग कीजिए रक्षक यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, जिसमें हर चीज बिना गीली हुए सैनिटाइज हो जाती है। इस बॉक्स की खूबी है कि यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है और इसे आईआईटी के इंजीनियरों ने बनाया है। तो जल्दी अपने घर और ऑफिस में ले आइए रक्षक यूवी फिल्टर बॉक्स और हो जाइए निश्चिंत। नमस्कार, जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। कोरोना महामारी के दौर में अदालती कामकाज भी ठप हुआ है और आम आदमी को इंसाफ मिलना भी मुश्किल हो गया है। महामारी का दौर लंबा खींच रहा है तो अदालतों में इंसाफ दिलाने के नए नए तरीके भी ढूंढे जाने लगे हैं। बिहार में ई फाइलिंग की तकनीक अपनाई जाने लगी है। वकीलों को ई कोर्ट फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। वकीलों को समझाया जा रहा है कि वो केस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CIS से जुड़े, क्योंकि समय की मांग यही है। लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को न्याय मिलने में भी दिक्कत हो रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान संक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करना सुनिश्चित किया जा रहा है। जज, वकील, फरियादी सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़ रहे हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में 3 न्यायिक अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अदालत में काम करने वाले 233 लोगों का टेस्ट करा दिया गया और सारे न्यायिक अधिकारी होम क्वारंटीन में चले गए। जाहिर सी बात है कि वकील अगर सभी फरियादियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें भी तो खतरा ये है कि वो महामारी से संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि अदालत एक ऐसी जगह होती है जहां भीड़ की कोई सीमा नहीं होती। लखनऊ में कोरोना काल में हालांकि बहुत सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन वहां मुश्किल दूसरी है। कोई भी एक लक्षण दिखे तो लोगों को जरूर टेस्ट हो रहा है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको इलाज कराया जा रहा है। लेकिन इन सब स्थितियों के साथ अदालतों में भी कोई ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था अभी तक देखने को नहीं मिली है जहां पे संक्रमण से बचाव के तरीके ढूंढे जा सके। आए दिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नोटिस आती है। चिंता उनकी भी जायज है कि संक्रमण ना फैले, और अगर कोई एक मिल जा रहा है संक्रमित तो फिर वो कोर्ट बंद होना ही है। तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ऐसे ऐसे करके कोर्ट भी बंद हो रही है। अब ऐसी स्थिति में एक तो फरियादी है, वादी और प्रतिवादी तो सफर कर ही रहे हैं, उनके सामने बड़ी मुश्किल है, उनका मुकदमा लंबा खींच रहा है, उनकी डेट्स लंबी लग रही है। लेकिन उसके साथ साथ वकीलों के बारे में सोचिए। वकीलों की एक बड़ी तादाद है, वो उनकी नौकरी, उनका काम, उनका पेशा, उनकी जिंदगी से, उनके परिवार से, उनके आमदनी से जुड़ा हुआ है। और वो 22 मार्च से लेके अब तक की जो स्थिति है, उस स्थिति में वकीलों की आमदनी के ऊपर बहुत नकारात्मक असर हुआ है। तो ये बड़े फिक्र की बात है। एक बड़ी जनता से जुड़ा हुआ मामला है। अदालत, वादी, प्रतिवादी और वकील सब कोई परेशान है। क्या है इस परेशानी की वजह से आने वाली दिक्कतें? क्या किया है बार एसोसिएशनों ने, और कैसे चल रही है वकीलों की जिंदगी? आज करेंगे हम इसी पर बात, और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुमार भवेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष त्रिपाठी हैं, वो टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। संजीव पांडे जी हैं, महासचिव हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के। और शरद पाठक जी हैं, जो महासचिव हैं अवध बार एसोसिएशन के। तो 3 बार एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं बात शुरू करूं शरद जी आपसे। शरद जी, 22 मार्च से लेके अब तक जिंदगी कैसी चल रही है? आखिर आप चाहे भी रखिए और अधिवक्ताओं की जो समस्या हो रही है कोरोना काल
शरद जी की आवाज हमको बहुत कमजोर मिल रही है, हम उनसे जुड़ेंगे। संजीव पाठक जी, संजीव पाठक जी, जो सवाल मैंने शरद भाई से किया कि 22 मार्च से अब तक जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से पूरा देश थम गया, पूरी दुनिया थम गई, लेकिन वकालत के पेशे से पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ वकील का सवाल तो है ही, वकील के साथ साथ फरियादियों का सवाल है। निश्चित रूप से वकालत के पेशे में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वकील, बहुत सा ऐसा वकील है जो दैनिक कार्यों में इससे अपना खर्च निकालता है, लेकिन इधर सरकार ने एकदम से, न्यायालय ने कहा कि आप लोग ऑनलाइन केसेस फाइल करिए, तो वकीलों पे एक समस्या आ गई। बहुत से वकील ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप नहीं था, वाईफाई नहीं था, और ऐसे समय में अचानक से अनप्लान्ड एक व्यवस्था आ गई कि अब आपको वाईफाई लगाना है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है कि कंपनियां हैं जो इस समय अटेंडम वाईफाई नहीं लगा रही हैं, जिससे कि एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई। उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि उच्च न्यायालय में तो अभी तक पूरा ऑनलाइन ही चल रहा था, आज से शायद दोनों शुरू हुआ है, लेकिन सिविल कोर्ट में फिर वर्चुअल हियरिंग शुरू हुई। वर्चुअल हियरिंग में शुरू हुआ तो क्या हुआ, हमारे न्यायालय का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही निम्न स्तर का है। मैंने कि आप ईमेल पे आप कर दीजिए, आप जो भी करना है, ईमेल नंबर दे दिया, तो वकील बेचारा ईमेल करता था, ईमेल होता था तो पता चला कहीं उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो इनका मतलब था कहीं ना कहीं वो फेल होता चला गया, क्योंकि वकील को बाद में जाके अपनी वहां पे मुकदमे लगवाने पड़ते थे, तब जाके मुकदमा लगता था। एक और था जहाँ से सारे केसेस को किया जाता था, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं न्यायालय में करना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद किसी तरीके से वकील वो जो थे उसका आपदा को अवसर बदला यहाँ हमारे पुलिस विभाग में। तो हुआ क्या कि रिपोर्ट आनी है तो सब पेंडेमिक में फंसे हैं, कहीं लॉकडाउन में फंसे हैं, एक एक रिपोर्ट आ रही, एक एक भोजन में 10-10 तारीखें लगने लगी, उसकी एक अलग समस्या आ गई। उसके बाद एक चालान का नया सिस्टम शुरू कर दिया, पूरी गाड़ियां, पूरे थाने पुलिस विभाग ने चालान कर करके भर दिए। इस आपदा में एक आम आदमी को नई आपदा आ गई। एक तो आज की डेट में इतना महंगा चालान, ऊपर से उसका पेमेंट करना, और कोर्टें बंद, सारे थाने भर गए। आज की डेट में माननीय माननीय मोदी जी की सरकार ने ये यातायात नियम में परिवर्तन किया। एकदम से आदमी, अभी आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दिया और उसके ऊपर एक कानून थोप दिया, जिसपे कि इतना महंगा चालान, जिसके सहारे आदमी अपना कहीं ना कहीं, गरीब आदमी उससे इफेक्ट हुआ, जिसकी रोजी रोटी मोटरसाइकिल स्कूटर से चलती थी, जो नियमित कहीं ना कहीं पे उसका यूज करता था, आना जाना होता था, कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव वकीलों को ये पड़ा, वकील हर समस्या के बावजूद, क्योंकि वकील तो संघर्ष के लिए पैदा ही होता है, वकील ने इतने संघर्ष के बावजूद लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान हथेली में लेके वो न्यायालय में आता जाता है। उसके बावजूद, जैसे आपने डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स बना दिया, आपने पुलिस वालों को कोरोना वॉरियर्स बना दिया, क्या न्यायपालिका ही आपने अपने लोकतंत्र में सबसे निचले स्तर पे रखी, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है, वहां पे एक हॉल, एक लैपटॉप और वहां पे 100 मुकदमे। स्थिति बड़ी विकट है, बड़ी दयनीय है, लोकतंत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक बात है, ठीक बात है। मुझे लगता है कि शरद जी जुड़ गए हैं। शरद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। शरद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, आपसे बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था, और अभी अभी जो है हमारे साथ, देखिए आप अभी मेरे साथ संजीव जी थे, वो बता रहे थे कि कितने तरीके की मुश्किलें आ रही हैं वकीलों के सामने, अदालतों के सामने, कचहरी के सामने, और उसमें पुलिस वालों का भी एक अलग रोल रहा है बहुत, जो वकीलों को भी दिक्कत हुई है और जो आम आदमी को तो दिक्कत हुई ही है। तो क्या बार एसोसिएशन के आप बड़े पदाधिकारी हैं, बार एसोसिएशन बेंच के साथ मिलके कोई डायलॉग, कोई इस तरीके की व्यवस्था पुलिस अधिकारियों के साथ, कोई सामंजस्य, कोई तालमेल बैठाया क्या? अब हमारे यहाँ दरअसल ये कोरोना काल में आपने अभी शुरू में भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब के रोज नए नोटिफिकेशन आते हैं।
एक ये नई तरह की परिस्थितियों में हम लोगों को मुकाबला करना पड़ रहा है, और अधिवक्ता समाज जो हमेशा, आप इतिहास उठा के देख ले, हमेशा से वो सभी समस्याओं में अग्रिम पंक्ति में उसने संघर्ष किया है। इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, तमाम अखबारों में भी देखा होगा कि अधिवक्ता समाज, भले ही हम अपने बहुत ही संपन्न, जो एक दो क्लास होते हैं, एक तो 10% है जो बहुत ही संपन्न होता है, रिचेस्ट क्लास ऑफ दी सिटी होता है, लेकिन 90% में बहुत ही सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। लेकिन उन्होंने भी कोरोना में देखा कि, आप लोगों ने देखा कि वो पूरे समाज की मदद करने में लगे रहे। जो आपका प्रश्न है कि उच्च न्यायालय प्रशासन के साथ बैठ करके और कोई ऐसा डायलॉग किया जाए जिससे कि इन समस्याओं पर हम लोग आगे बढ़ सकें और समस्याओं से निजात पा सकें, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ उच्च न्यायालय में एक कोविड कमेटी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बनाई है, जिसमें बार के पदाधिकारी भी सदस्य हैं, और बैठकें होती रहती हैं। हम लोग अपनी समस्याएं बताते रहते हैं और उसी अनुसार व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा रहा है। एक नई व्यवस्था आई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई होने की, और मुकदमे की फाइलिंग होते थे। अभी तक हम लोग सुनते थे कि साहब अमेरिका में मुकदमे इंटरनेट में फाइल हो जाते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बहस हो जाते हैं। हम लोगों ने जब ये व्यवस्था अपनाई तो ऐसे संकट के समय अपनाई कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन बहुत ही सीमित संसाधनों में हमने उस व्यवस्था को अपनाया, और धीरे धीरे नई व्यवस्था है तो कमियां आ रही हैं। संजीव भाई भी हैं वहाँ, जिला कचहरी में भी इस तरह की समस्या आ रही है, क्योंकि स्वयं को बचाना भी है और जीविका भी चलाना है, जीवन भी चलाना है, जीविका भी चलानी है। दोनों स्थितियां अधिवक्ता के सामने हैं, और इन परिस्थितियों में हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। संजीव भाई भी तमाम उनके हमें मिला करते हैं, और उच्च न्यायालय प्रशासन भी है। तो हम सब, हमें पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस समस्या से जूझते हुए कुछ नई व्यवस्था लेकर आएंगे जो हमेशा जीवन में हमारे काम आएगी। ठीक बात है शरद जी, आपने सही कहा। मैं आशीष त्रिपाठी जी को जोड़ रहा हूं। आशीष त्रिपाठी जी जो हैं वो टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं। तो टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन का काम जो है वो एक टैक्सेशन वाली कोर्ट के साथ काम करना है आपको। आप किस तरीके की दिक्कतों को झेल रहे हैं? मेरे यहाँ भी जैसे कई सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन उत्पन्न होती रही। निश्चित रूप से वैश्विक महामारी है और इन्होंने अधिवक्ताओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हमारा जो पेशा है, जो कर अधिवक्ता है, वो सीधे अर्थ के अधिवक्ता कहे जाते हैं, और हमारा ही अर्थ इस समय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। विषम परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी अदालतें हैं उन्होंने वर्चुअल सिस्टम, उच्चतम न्यायालय के कहने पे वर्चुअल सिस्टम की अवधारणा बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे अभी हमारे अग्रज कह रहे थे कि वर्चुअल सिस्टम हमने ऐसे समय पे अपनाया जब हम वाकई में बहुत विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आज जो अधिवक्ता समाज है, आप कितनी ऐसी कचहरी में जाते होंगे, कितने ऐसे न्यायालय परिसर में जाते होंगे जहां पर अधिवक्ताओं के पास बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। आप ऐसी विषम परिस्थितियों के समय पर अगर वर्चुअल अवधारणा को अपनाते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी अवधारणा है, वर्चुअल न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये समय समय पर हम लोग मांग उठाते रहे हैं, तब तक ऐसा नहीं हुआ। कर न्यायालय जो हैं उन्होंने 50% वर्चुअल और 50% नॉन वर्चुअल पे काम हमेशा से किया है, और जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से काफ़ी कुछ हम लोग ऑलरेडी इम्प्रूव हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर जो निचले तबके का अधिवक्ता है और उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, उनके पास आज की स्थिति में अगर आप कहेंगे कि ई फाइलिंग ही करेंगे हम, तो उनको लैपटॉप लेने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके पास वाईफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पास एक ऑफिस की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी डिमांड और हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी कई बार ऐसी डिमांड रखी गई है कि एडवोकेट्स को कम से कम, अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक कोई लोन की व्यवस्था करें जिसमें 6 महीने की किस्त का स्टॉपेज किया जाए, 6 महीने बाद उसकी किस्त शुरू की जाए, और वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो, जिससे वो अपने ऑफिस को ऑनलाइन फाइलिंग के लिए या वर्चुअल केसेस को फाइल करने के लिए सेटअप कर सके। और ये बहुत ही तर्कसंगत है। कई बार हमारे एसोसिएशंस की तरफ से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर ये है कि हमारे पास जब हम कोई भी केस फाइल करते हैं अदालतों में, तो 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक या उससे भी अधिक तक के हम लोग अधिवक्ता कल्याण के टिकट लगाते हैं, अधिवक्ता कल्याण कोष में उसका पैसा जमा होता है। लेकिन अभी तक कई बार बातें हुई हैं,
हमारे कई एसोसिएशंस के पदाधिकारी हमारे साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने भी और हमारे वहाँ से भी कई बार विभिन्न माध्यमों से इस बात को रखा गया है। अधिवक्ता कल्याण कोष से भी अधिवक्ताओं को अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। ये तो बड़ी अजीब बात है आशीष जी, ये पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। संजीव जी, अधिवक्ता कल्याण कोष एक बड़ा पैसा है इसके भीतर, क्योंकि अगर हर मुकदमे में हर एप्लीकेशन के ऊपर 10 रुपए भी अगर जमा हो रहे हैं मान लीजिए, तो 10 रुपए और मुकदमों की संख्या तो कम है नहीं, लेकिन इस अधिवक्ता कल्याण कोष का हो क्या रहा है ऐसे कठिन टाइम में? ये अधिवक्ताओं का दुर्भाग्य है कि निजाम गूंगा बहरा है। हम लोग इसको लगातार विगत कई महीनों से इस बात को उठा रहे हैं। अगर ये पैंडेमिक नहीं आया होता तो निश्चित रूप से जानिए कि हम लोग 15 अप्रैल को विधानसभा इस मामले को लेकर घेरने वाले थे। हमारा अपना रुपया न्यासी समिति में करोड़ों रुपया हमारा अपना पड़ा है, हमको कोई सरकार की भीख नहीं चाहिए। उसके बाद भी इस पैसे को जो आश्रितों को तो दे नहीं पा रहे, उनकी हजारों की सैकड़ों की संख्या में उनके प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, जबकि माननीय गौरवशाली सरकार के गौरवशाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्लियामेंट चुनाव के पहले हम लोग को लोक भवन में बुलाया, बड़ी अच्छी लोक भावनी बातें की। नवयुग जो नए लड़के बच्चे आ रहे हैं, नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको हम 5,000 रुपये मासिक 5,000 सालाना उनको लाइब्रेरी के लिए हम उनको मदद करेंगे। 70 साल तक के लोगों को मृतक आश्रितों में पैसा देंगे, दुनिया भर की बड़ी अच्छी बातें की। इसके बाद हम लोग माननीय राजनाथ जी, आपके इस वर्तमान के रक्षा मंत्री, हम व्यक्तिगत हाँ हमारी भाग के अध्यक्ष माननीय आदेश सिंह जी, हम दोनों लोग गए माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने एक 14 सूत्री मांग रखी थी। जैसा कि कई प्रदेशों में हम देखते हैं कि वकीलों का एक मेडिक्लेम होता है, वकीलों का एक चैम्बर के लिए व्यवस्था होती है, वकीलों को आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इनको व्यावसायिक दर पे बिजली लेनी पड़ती है। उसके लिए भी हमने मांग किया था कि हम लोग को घरेलू दर को दिया जाए, हम लोग समाज के लिए कहीं ना कहीं काम करें। उसके अलावा हम लोगों ने कहा था एक बहुत प्रमुख मांग थी हम लोग की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसमें कि आज आप देख रहे हैं आज वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, उन पे आक्रमण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी इस आपदा से गुजरता हुआ, क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं को बड़ी सरकार को, जैसे आज शिक्षा माफिया को ही प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इससे वकील अपने आप को सुरक्षित सा महसूस करता है। एक आवश्यकता थी अच्छा सा एक्ट बनाने की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि महत्वपूर्ण न्यायपालिका का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम धरातल पे है। आप जाके देखिए सिविल कोर्ट में आदमी झोपड़ी में बैठ के वकालत कर रहा है, इसको इतना लिखा हो कि बैठने का शुद्ध स्थान ना हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय को आपको गति दे पाएगा? इसलिए आप आने वाली पीढ़ी पे नजर डालिए, जो नई पीढ़ी आपको आती है जब संजीव जी ये जो है ये इतना बड़ा मुद्दा है अधिवक्ता कल्याण कोष का, और इसके बाद क्योंकि पैसा जनता ने दिया, वो बहुत बड़ा पैसा है, छोटा पैसा नहीं है। और ऐसे वक्त में मान लीजिए कि टाइम की बात है, वो तो एक अलग कहानी है कि मान लीजिए कोई दुख बीमारी परेशानी में उससे लोन ले ले, लेकिन इस वक्त जब पूरी कचहरी को बदलने की जरूरत हो रही है, मैं भावेश जी की एक टिप्पणी यहाँ पर लूंगा कि सर क्या व्यवस्था को ये नहीं पता है, क्या सरकारों को ये नहीं पता है, क्या ये वकील जो है वो भारत के नागरिक नहीं है, क्या वो उनके वोटर नहीं, क्या उनके मानवाधिकार नहीं है, उनका उनके पैसे के ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है? एक तो ये मान लीजिए टेक्निकल बात है, ये कोर्ट की व्यवस्था तय करेगी, वो ट्रस्ट तय करेगा, लेकिन ऐसे मौके पर क्या सरकार को इस तरफ नहीं सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। हमारे मित्र बैठे हैं, शरद पाठक जी हमारे मित्र हैं, ये आपको अभी बताएंगे। तो करेंगे, हम टिप्पणी लेना चाहते हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार भावेश जी। हाँ उत्कर्ष जी, ये जो प्रॉब्लम्स है वकीलों के साथ, ये बड़ी समस्या है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने इसको प्लेटफॉर्म दिया है और इस विषय को उठाया है। आप देखिए तो अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं एक अलग अलग तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड समय है। इस वक्त किसी को कल्पना नहीं थी कि ऐसी सिचुएशन जो है सामने है, और
जुडिशियरी पूरी तरीके से इस वक्त जो है स्ट्रगल में आ गई है कि आप देखिए कि जितने केसेस हैं, केसेस की संख्या इतनी ज्यादा है और हम कितनी सुनवाई कर पा रहे हैं। हम वर्चुअल हमने कोर्स तो बना लिए हैं, लेकिन उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, उससे ना लोगों को इंसाफ मिल रहा है, न जो ये समस्या जिसको आपने आज बड़े जोरदार तरीके से उठाया है, वकीलों की रोजगार की समस्या, क्योंकि जो सरकारी वकील है उनको तो वेतन आ रहे हैं, लेकिन जो निजी तौर पे वकालत करते हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या इससे जुड़े हुए और जो जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, जो अदालतों में भीड़ लगती है, वहां पहुंचे लगते हैं, तरह तरह की एक आमदनी का जरिया होता है, वो सारे धंधे काम धंधे बंद हो चुके हैं। मुझे लगता है इसको लेकर एक विमर्श की जरूरत थी और इसका समाधान, चूंकि एक बहुत बड़े क्लास को इससे नुकसान हो रहा है। सिर्फ इंसाफ मिलने में तो देरी हो ही रही है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जितने केसेस अदालतों में पेंडिंग है उसके मुकाबले बहुत कम केसेस सुने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये पेंडेंसी बढ़ रही है और जब अदालतें नॉर्मल रूप से काम करेगी तो क्या उसको उतनी तेजी से निपटाया जा सकेगा। पहले से ही ओवरलोडेड है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, जजेस की कमी है। आप देखिए कि इस पूरे कोरोना काल में जो जुडिशियरी में जो अपॉइंटमेंट्स होने थे वो अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो इतने मल्टी लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, इसको एड्रेस करने के लिए निश्चित रूप से आप जो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए थी। और इसी तरीके का जो दूसरे प्रोफेशंस में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, अब चूंकि ये कोरोना का ये लॉकडाउन जो है लगातार लंबा चल रहा है और हम कह तो रहे हैं कि अनलॉक फेज 1, 2, 3 अभी बात हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और जीवन लोगों का मुश्किल होता जा रहा है। तो इस समस्या को समझने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है बार काउंसिल को, जितने जज साहिबान लोग बैठे हुए, जितने वकील साहिबान लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को अपने हिसाब से भी थोड़ा अपने इस इशू को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाने की जरूरत है। शरद जी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने जब संजीव जी बोल रहे थे तो वो कुछ कहना चाह रहे थे। शरद जी अपनी बात कहें। मैं जो ये प्रसंग उठा है इस चर्चा में, अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद का, जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, एक माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद में एक PIL में स्वतः संज्ञान लिया, PIL नंबर 569 2020। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उसमें स्वतः संज्ञान लेकर के और उत्तर प्रदेश के ये अवध बार यहाँ से और वहाँ इलाहाबाद से उन्होंने कॉल अपान किया कि अधिवक्ताओं और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और महाधिवक्ता सबको कॉल अपान किया कि भाई अधिवक्ताओं के लिए क्या कर रही है सरकार और क्या कर रही हैं ये संस्थाएं जो अधिवक्ताओं की नुमाइंदगी करती हैं। वहाँ पर बड़ी बुरी स्थिति हम लोगों को देखने को मिली कि एक न्यास बना हुआ है, उस न्यास में जैसा कि संजीव जी ने बताया कि करोड़ों रुपए हैं उसमें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अरबों रुपए हैं, और उसको माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कई बार आदेश किया उसमें कि साहब उसको आप अधिवक्ताओं के लिए रिलीज कीजिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस न्यास के अध्यक्ष महाधिवक्ता जी हैं, पर उससे पैसा रिलीज नहीं हुआ आज तक, लगभग 4 महीने बीत गए। हम लोगों ने अवध बार एसोसिएशन ने एक योजना बनाई और हर अधिवक्ता को 3-3 हजार रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया इस कोरोना काल में, और इसके लिए हम आभारी हैं अपने अवध बार एसोसिएशन के उन अधिवक्ताओं के जिन्होंने दिल खोलकर अवध बार एसोसिएशन को पैसे डोनेट किए। किसी ने 1 लाख किया, किसी ने 2 लाख रुपए किया, और हम लोगों ने लगभग 35 लाख रुपए कलेक्ट किया। और बार एसोसिएशन की जो अपनी क्षमता थी करीब 15, तो करीब हम लोगों ने करीब 1100-1200 अधिवक्ताओं को 3-3 हजार रुपए सबके खाते में ट्रांसफर किए इस कोरोना काल में। परंतु जहां से ये तो एक बूंद के समान था हमारा प्रयास जो था, परंतु जहां से हमें मुख्य मदद मिल सकती थी और जहां पे हमारा पैसा पड़ा हुआ है और जहां के लिए माननीय न्यायालय ने बार बार आदेश किया, वहां से पैसा रिलीज आज तक नहीं हुआ। और वो फिर धीरे धीरे, चूंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश करने का भी एक ये है कि आप अधिवक्ताओं की संस्था है, तो वो खाली एक गाइडिंग गार्जियन के तौर पे सलाह दे सकते हैं, और वो उन्होंने किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लिए भी हम लोग को सोचना पड़ेगा कि जो नुमाइंदगी करते हुए ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, अधिवक्ता समाज से ही लेकर के ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, फिर बाद में अधिवक्ता समाज की नहीं सोचते हैं। हमें फिर से सोचना होगा कि हम सही व्यक्तियों का चुनाव करें। जहां तक दूसरी बात रह गई कि साहब अधिवक्ता इतना सबल है, इतना ताकतवर है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे घर में होता है कि 4 लड़के हैं,
और एक लड़का ऐसा है कि जो हर समस्या में परिवार की मदद करता है, हमेशा सबसे फ्रंट लाइन पर खड़ा रहता है। तो परिवार क्या करता है, उसके बारे में सोचना बंद कर देता है कि साहब ये तो बहुत मजबूत है, अपनी समस्या स्वयं निपटा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कमोवेश अधिवक्ताओं की भी समाज में यही स्थिति हो गई है। वो इतना समाज के लिए लड़ता है, इतनी हर जगह पे प्रथम पंक्ति में खड़ा रहता है कि समाज ने अधिवक्ताओं के बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि अरे इस वर्ग को भी कुछ आवश्यकता है, कुछ इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कुछ पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, कुछ सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है इस वर्ग को है। हमें, आप देखते होंगे पत्रकारिता में भी और तमाम समाज के तमाम वर्ग हैं जहां पर सबको सामाजिक सुरक्षा एक प्रथम सेवा में प्रथम सामाजिक सुरक्षा का एक प्रथम शर्त होती है कि साहब ये आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा, ये आपका मेडिक्लेम होगा, ये आपका एक, अगर आप ये छोड़ेंगे तो आपको इतना एक लमसम अमाउंट। हमारे अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं। हमें केवल क्या करना है, हमें वकालतनामा लगा करके अपने मुवक्किल की बात अदालत तक पहुंचानी है और अपने बारे में हमें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारे कोई बच्चे नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बातें हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये अधिवक्ता, अभी तक तो अधिवक्ता ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब समाज को भी और सरकार को भी अधिवक्ता के लिए करने का समय अब आ गया। ठीक बात है, बिल्कुल जायज बात है कि, लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूं आशीष त्रिपाठी। आशीष जी, ये अधिवक्ता कल्याण कोष, ठीक है, मान लीजिए कि शरद पाठक जी के संगठन ने चंदा लगाया, चंदा जुटाया, चंदे से सारा काम कर लिया, जितना कर पाए उन्होंने किया, लेकिन जो ये हक का पैसा है, जो आपका अपना पैसा जमा किया गया है, इससे क्यों नहीं, आखिर इसके जिम्मेदार कौन होता है भाई? इसका जिम्मेदार जो ट्रस्टी है वो कौन है जो इतना इंसेंसिटिव है? हमारी एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय श्री जयराम श्रीवास्तव जी द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय को भी संपर्क करने की कोशिश करी गई, और न्यासी के, जैसे कि अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे, न्यासी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो महाधिवक्ता होता है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को, अवध बार एसोसिएशन को, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, सबको एक तरफ से नोटिस भेजा और उसने ये पूछा गया है लोगों से कि आखिर अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए, जो अधिवक्ता कल्याण कोष का पैसा आपने इकट्ठा किया है, उस पैसे से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं आपने अभी तक जारी करी, कौन सी ऐसी योजना आप चालू करें, और अभी तक अगर नहीं करें तो कोरोना संकट में, इतनी विषम परिस्थितियों में, एक अधिवक्ता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आपको अधिवक्ता व्यवसाय से ज्यादा आत्मनिर्भर समाज में कोई और व्यवसाय शायद नहीं मिलेगा, और वो स्वतः आत्मनिर्भर नहीं, उसके साथ 10 और अधिवक्ता आत्मनिर्भर हैं। अगर आज हम वकालत करते हैं तो हमारे साथ मुंशी है, हमारे साथ जूनियर एडवोकेट्स कई सारे हैं, उन सब का व्यवसाय प्रभावित हुआ है, उन सब के परिवार प्रभावित हुए हैं। मैं खाली न्यासी समिति से ये निवेदन करना नहीं चाहता कि आप हमको हमारे हक का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि न्यासी समिति से वो हमारा पैसा दिलवाएं, उसके साथ ही कम से कम, अगर आप आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं तो आत्मनिर्भर का व्यवसाय करने वाले जो उदाहरण है अधिवक्ता समाज, आप उनकी मदद करें। आप सोचिए, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति जो बतासे, पानी के बतासे बेचता है, आज उसको भी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है मुद्रा लोन के रूप में। आप अधिवक्ताओं को के लिए कम से कम 10 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं? आप एक गरीब से गरीब तबके की मदद करने के लिए आपने स्वास्थ्य योजनाएं इतनी अच्छी लागू करी, आप 5 लाख रुपए तक का उनको कवर दे रहे हैं। एक अधिवक्ता के लिए आप कितना कवर दे रहे हैं? आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने पुलिस वालों को, या जो भी डॉक्टर्स को, या और समाज के जो अग्रणी लोग हैं उसमें शामिल हैं, आप उन सबको मदद कर रहे हैं। आप उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं। आपने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया? कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज का अभिन्न अंग है और वो समाज के लिए हमेशा लड़ने का कार्य करता है, लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करता है। अपनी विद्वता और श्रम के बल पर वो हमेशा याची को न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है। आप उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं लगातार। आप हमारा पैसा हमको न देकर के हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने की तरफ है। मैं एक आखिरी सवाल आशीष जी के बाद मैं
संजीव जी आप हैं? संजीव जी से एक प्रश्न मैं ये कर रहा हूं कि चलिए ये जो स्थिति सामने आ रही है, जो आप लोगों ने बताया कि समस्या का समाधान तो हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा है। समाज में ये माना जाता है कि वकील बिरादरी जो है वो बहुत मजबूत है, अपने हकों के लिए लड़ती है। हमने कई बार देखा कि अगर कोई पुलिस का अत्याचार हुआ तो बहुत जबरदस्त तरीके से सड़कों पर आप उतर आए। आप बहुत मामलों में जो है वो संगठन आपका बड़ा मजबूत लड़ाई करता है। अब जबकि ये स्थिति है, उत्तर प्रदेश में करीब कितने अधिवक्ता होंगे? मुझे लगता है कि ये तादाद 20 लाख से तो ज्यादा की ही होगी। 20 लाख से ज्यादा लोगों की अगर ये दिक्कत है, 20 लाख से ज्यादा लोगों का हक मारा जा रहा है, तो आप तो साहब क्या कहो? एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रेटजी आपकी है? देखिए, स्ट्रेटजी हमारी साफ है। हम तो संघर्ष करके इस पोजीशन में हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है, आज हम देख रहे हैं हम तो ऑनलाइन कर नहीं पा रहे हैं मुकदमे, बच्चों पे ऑनलाइन पढ़ाई जो समाज का, देश का भविष्य है, किस तरह के गरीब बच्चों से जबरदस्ती वसूली करवा रही है सरकार से। एक हमारा अधिवक्ता समाज, हमारी बात यहाँ बैठी है, तीनों बारें बैठी हैं, हम लोग बराबर कह रहे हैं कुछ नहीं हो, इतना जो काकस निजी स्कूलों का है, संस्थाओं का है, कि कम से कम बच्चों के स्कूल की फीस माफ कर दीजिए, यही एक आपका उपकार हो जाएगा। लेकिन सरकार अपने नब में चूर है, सरकार ना स्वास्थ्य दे पा रही है, ना शिक्षा दे पा रही है। न्याय तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना ब्यूरोक्रेट्स, ना यहाँ के नेता, कोई नहीं चाहता कि न्यायपालिका मजबूत हो। अगर वो चाहते तो न्यायपालिका में जीडीपी का एक ठीक ठाक हिस्सा होता। आप आके देखिए न्यायपालिका का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ ना कुर्सियां हैं, ना ठीक से मेजे हैं, ना स्टाफ है। आप कैसे अपेक्षा करते हैं इतने बड़ा लोकतंत्र, इतने बड़ा देश, सबको न्याय कैसे मिल पाएगा? इसके जो आवश्यक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सरकार जानबूझ के नहीं देना चाहती। तो जितने भी नेता हैं मैं कुमार भावेश की टिप्पणी ले रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। भवेश जी वकील 20 लाख की आबादी से ज्यादा के और बड़े ताकतवर लोग, उनके पास पैसा है, उनके हक का पैसा मौजूद है, सब कुछ है। इस राजनीतिक परिवेश में आप देखिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग अदालत के पेशों से निकल के आए, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो आज मंत्री बने हुए हैं, बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जो माना जाता है कि वकालत के पेशे के साथ राजनीति एक बड़ा जुड़ा है, जैसे शिक्षकों के पेशे के साथ जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में इधर ध्यान क्यों नहीं दे रही सरकार, और अगर नहीं ध्यान देगी तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? जल्दी से अपनी टिप्पणी दीजिए, प्रोग्राम का टाइम अब खत्म होने की तरफ। देखिए, जो सबसे पहली बात है कि कोर्ट में जो वर्चुअल सुनवाई शुरू हुई है वो अधिक संख्या में नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। अगर जो पैसे हैं वकीलों के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल अगर वकीलों को जो भी सुनवाई में जो तकनीकी सहायता हो सकती है उसके नाम पे भी अगर वकीलों की सहायता की जाए तो सुनवाई भी अधिक संख्या में हो सकती है, वकीलों का काम भी चलने लगेगा। ये ठीक है कि फिजिकल जो सुनवाई होती है उसके मुकाबले तो फिर वही सुनवाई कम हो पाएगी वर्चुअल की, लेकिन एक वर्चुअल सुनवाई की जो अभी संख्या है उसको बढ़ा के, क्योंकि ये समस्या अभी समाप्त होती हुई दिखाई देती नहीं है, तो हमारे पास एक विकल्प ये है कि हम वर्चुअल जो सुनवाई चल रही है, वर्चुअल जो कोर्स चल रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ा दें ताकि वकीलों की आमदनी बढ़े। और उसके लिए जो ये पैसे हैं उसका इस्तेमाल उन वकीलों को साधन संपन्न करने के लिए, या उनको जो तकनीकी सहायता, या उनको लैपटॉप, कंप्यूटर, या जो वाईफाई की बात हो रही है कि वाईफाई चाहिए, या जो भी संसाधन चाहिए उसमें इस्तेमाल करने के लिए इजाजत देंगे। सरकार चाहे तो दोनों समस्या का समाधान हो सकता है, कुछ वकीलों की कुछ सीमित संख्या में उनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा, और ये जो पेंडेंसी हम देख रहे हैं कि एकदम से बढ़ता जा रहा है, इस पेंडेंसी में भी कमी आ सकती है। ठीक बात है। तो आज जो बातचीत हुई उसमें एक तो देखिए, हम लोग जब बात इस कार्यक्रम की योजना बना रहे थे, जब इसके बारे में सोचा
तो हमारे सामने एक बड़ी बात थी कि भाई इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा सेगमेंट, इतना बड़ा सेक्टर, जहां पर आम आदमी की जिंदगी बहुत सीधे जुड़ी हुई है। वकील बतौर इंसान तो अपना परिवार संकट काल में गुजार ही रहा है, लेकिन इसमें वादी प्रतिवादी पूरे मुकदमों की हालत भी बड़ी खराब है। लेकिन जो पूरी बात के भीतर से जो निकल के आई वो बहुत खतरनाक बात। एक ऐसा कल्याण कोष बना हुआ है ऑलरेडी, जिसमें पैसे की कमी नहीं है, जिसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत सीधा साधा है कि वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ही खर्च किया जाएगा। लेकिन लाल फीताशाही कह लीजिए, संवेदनहीनता कह लीजिए, अकर्मण्यता कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो शासन से कोई बजट भी नहीं मांगना है साहब। यहाँ पर तो वो पैसा रखा है, उस पैसे पे एक पॉलिसी बनानी है, वो ट्रस्टीज जो है उसके बैठ के एक पॉलिसी बना रहे और उसके लिए, और वो पैसा जो है अगर ठीक से इस्तेमाल हो तो न्याय प्रक्रिया में जो बाधा आई है, जो इस वक्त अदालतें कम मुकदमे सुन पा रही हैं, मुकदमों की प्रोसेसिंग तेज नहीं हो पा रही है, तो वो जो डिलेड जस्टिस वाली जो एक बात होती है उससे भी पार पाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्या ये एक ऐसा समय है जब पूरी अदालत व्यवस्था को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, बार और बेंच को एक साथ बैठ के सोचने की जरूरत है कि भारत की कचहरियों की, उत्तर प्रदेश की कचहरियों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि महामारी तो कभी भी आ सकती है, समस्या कभी आ सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना है। तो भाई साहब, आपदा तो आ चुकी है, अवसर में बदलने के लिए नीति नियंताओं, जिम्मेदारों को काम तो करना पड़ेगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि 2 दिन के लिए कचहरी बंद कर दिया जाए, कचहरी को सैनिटाइजेशन करा दिया जाए, ऑनलाइन पिटीशन के नोटिस दे दिए जाएं, ऑर्डर्स दे दिए जाएं, इससे काम नहीं चलेगा। उस पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को, जो सबसे अच्छी बात समझ में आई वो समझ में आई कि आखिर सरकार अपने जो बेल आउट पैकेजेस की बात करती है, एडवोकेट्स के लिए कोई खास किस्म का लोन क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। वो लोन मांग रहे हैं, वो आपसे ग्रांट नहीं मांग रहे हैं। ग्रांट का पैसा, उनकी बचत का पैसा तो मिल नहीं रहा है। अगर वो लोन मांग रहे हैं जिसको चुकाने के लिए वो तैयार है, तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ जुड़े बार एसोसिएशंस के पदाधिकारी शरद पाठक जी, आपका बहुत धन्यवाद। संजीव पांडे जी, आपका बहुत धन्यवाद। आशीष त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद। कुमार भावेश, वरिष्ठ पत्रकार, आपकी टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण रही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जुबली पोस्ट ने एक मैंडेट लिया हुआ है कि वो सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं करेगा, वो बात करेगा समाज की। हम बात करते हैं समाज की, हम बात करते हैं शिक्षकों की समस्या की, हम बात करते हैं बच्चों की समस्या की, हम बात करेंगे पत्रकारों की समस्या की, वकीलों की समस्या की, समाज के हर हिस्से की जो समस्याएं हैं उनको सामने लेकर के आएंगे, एक बड़ी बहस का मुद्दा बनाएंगे। और आप लोग जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर आवाज बड़ी होनी चाहिए, तो आप हमें जरूर मैसेज बॉक्स में उन मुद्दों को लिख दिया करें, जिससे कि हम अगले कार्यक्रमों की जब तैयारी करेंगे तो उसमें जो महत्वपूर्ण विषय होंगे उनको हम जरूर लेंगे। हमारी वेबसाइट www.jubileepost.in से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको मिलेंगी गंभीर खबरें, विश्लेषण वाली खबरें और दृष्टिकोण निर्माण करने वाली खबरें। हमारा ट्विटर हैंडल है @jubilee_post और यूट्यूब पे हमारे चैनल जुबली टीवी को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम फिर मिलेंगे कल 5 बजे। हम हर सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे लाइव होते हैं अपने फेसबुक पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।